एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग एड्स या फिर हम इसे बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की 11 to 12 क्लासेस जो है वो करा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये क्लासेस आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चंडीगढ़ पीआरटी का, टीजीटी, पीजीटी का, DSSB का या कोई भी टीचिंग का एग्जाम है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। और इससे पहले जैसे मैंने आपको टीचिंग लेवल बता दिए हैं, फेज बता दिए हैं, टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो सब बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो सारी क्लासेस देखी होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीचिंग एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये दिखने में तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, हम किस मेथड से पढ़ा सकते हैं, मतलब कौन से लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे हम, या फिर ऑडियो विजुअल क्या होता है, ऑडियो क्या है। तो ये जितने भी आपको मैं बता रही हूँ इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स की। और मुझे आज जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास भी बनानी थी, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा आज या फिर कल में आपको जरूर ही क्लास देखने को मिल जाएगी। मुझे पता है मैं डेली बोलते जा रही हूँ, बट दिसंबर से पहले मैं आपको अक्टूबर और नवंबर इन दोनों मंथ्स की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। दिसंबर मंथ से पहले फिर हमारी ओनली दिसंबर मंथ की करंट अफेयर रह जाएगी, वो मैं आपको करा दूंगी जनवरी के मंथ में। ठीक है। तो ऐसे आपका जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले वाला करंट अफेयर्स भी मैंने आपको करा रखा है, तो वो जनरल अवेयरनेस के नाम से है। तो अगर मान लो किसी को नोट्स चाहिए है तो आप नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको नोट्स का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। नोट्स पेड रहने वाले हैं। इसके साथ अब हम स्टार्ट कर देते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, 99 ही है ओनली। मैंने कहीं यूट्यूब पर देखा था वो 499 में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे। तो देखो कितने कॉस्टली नोट्स मिल रहे हैं, 499 यानी कि 500 में नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं आपको, जो कि मैं आपको यहाँ पर 99 में ही अवेलेबल करा रही हूँ। पहले तो मैंने ये सारे नोट्स जो है ओनली 49 में ही दिए हैं, बट अब प्राइस बढ़ा दिया इसका, 99 है। और सारा करंट अफेयर है, SST है, उसमें सोशल साइंस है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, पूरी स्टैटिक जीके है, इसके साथ साथ जैसे जनरल अवेयरनेस है। तो जिसने लिया है उसे पता भी होगा। ठीक है। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इसका नाम है अनुदेशात्मक सामग्री। तो इसको हम इंस्ट्रक्शनल एड्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको भी आगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड होगी, तो इसीलिए हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं ताकि जब हम टीच करें तो हमें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट को, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपके जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए ऐड की जाती है ताकि आप समझ सके कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपको पता लगे कि आपके टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होने चाहिए, कैसे लेवल होने चाहिए, कौन से लेवल पर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम TLM की। ये टीचिंग एड्स को मैं TLM के नाम से ही बोलूंगी, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से आप समझ जाना TLM है। TLM क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज TLM। ठीक है। कोई भी ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम अपनी टीचिंग और लर्निंग में क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए लाते हैं, सहायक बनाने के लिए लाते हैं या उसको यूज करने के लिए लाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक है।
तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसको हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए ला रहे हैं, वही किस में आ जाता है, वही TLM होता है। यानी कि जो हमारी टीचिंग को एक मीनिंगफुल बना दे, यूजफुल बना दे और आसान बना दे, वो क्या होता है, हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक है, आ गया समझ में, डेफिनेशन आ गई समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा जो TLM है वो कैसा होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्या TLM बहुत ज्यादा मतलब भड़कीला होना चाहिए या TLM बहुत ज्यादा कॉस्टली होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको मतलब अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले तो TLM शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ग्रेडेड होना चाहिए ये। अब आप पूछेंगे ग्रेडेड का मतलब क्या है, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो ग्रेडेड होता है, ठीक है, तो जो ग्रेडेड होता है ना, जो भी TLM यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ग्रेडेड का मतलब है जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं कोई ऐसा TLM ले आऊं जो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग है, या उनसे बच्चों की नीड कंप्लीट नहीं हो रही, जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो नॉलेज उन तक प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, वो इस TLM से उन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका क्या फायदा होगा। तो ग्रेडेड होता है जो TLM हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। इसके साथ साथ कैसा हो, इजी टू डिफिकल्ट हो। ग्रेडेड का मतलब ही यही होता है कि आप उसे कहां से कहां तक ले जाएं, इजी से डिफिकल्ट लेवल की तरफ लेकर जाए, और बच्चों की नीड्स के आधार पर होना चाहिए। ग्रेडेड का मतलब मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया था, मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ। ये ग्रेडेड वर्ड जो है ये पूछा जा सकता है। ग्रेडेड का मतलब होता है जब हम किसी कंसेप्ट को इजी लेवल से शुरू करते हैं और इजी से स्टार्ट करके हम कहाँ लेकर जाते हैं, डिफिकल्ट लेवल तक लेकर जाते हैं, तो वो किस में आता है, आपके ग्रेडेड में आता है, और वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यहां तक का आ गया समझ में। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है अट्रैक्टिव। यानी कि आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसा हो, अट्रैक्टिव हो। ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जिससे बच्चे क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, जिससे बच्चों को नॉलेज मिल सके। यानी कि ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप लेकर आएंगे जो बच्चों के लिए यूजफुल भी होगा, बच्चे उससे मोटिवेट भी होंगे और वो बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। तो कैसा हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा हो जिससे बच्चे क्या हो, आकर्षित हो। अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको कई बार जैसे जो कुछ डायग्राम के थ्रू में बनाकर ले आती हूँ या कुछ अलग तरीके से लिख कर लाती हूँ, तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और समझने में भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसीलिए कहा गया है अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक में कहीं पर इमेजेस दी गई होती है, कहीं कलर्ड इमेज होती है, कहीं पर कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो अट्रैक्टिव बन जाती है, जिससे बच्चों का ध्यान पड़ता है उस पर और बच्चे उसको बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव का मतलब है कि वो आकर्षित हो और बच्चों को मोटिवेट करने वाली हो। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में। इसके बाद जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, आपका इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्रभावकारी होना चाहिए। उसका जो भारी आवरण है, कलर्स हैं, वो सारे कैसे हो, अफेक्टिव हो। यानी कि अफेक्टिव का मतलब अब यहाँ पर ये होगा कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की, उससे बच्चों की जो सेंसेस हैं वो डेवलप होनी चाहिए, तभी वो कैसा कहा जाएगा कि वो कैसा है, अफेक्टिव है। ठीक है, तो उसका भारी आवरण, कलर्स तथा बच्चों की सेंसेस जो है वो कितनी डेवलप हुई हैं, वो कितना प्रभावकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि वो कैसा होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए, और वो ज्यादातर इंक्लूड करे बच्चों की सेंसेस से, मतलब रिलेट करे, उससे बच्चे की सेंसेस डेवलप हो। यानी कि अफेक्टिव का मतलब एक हम ये भी कह सकते हैं, वहां पर बच्चे की जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी अटेंटिव मोड में होनी चाहिए, बच्चा अपनी पूरी सेंसेस का प्रयोग कर सके वहां पर। इस तरीके का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा वो कैसा होगा, अफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर बच्चे की सारी सेंसेस क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। वो वहां पर देख कर भी सीख रहा है, सुनकर भी सीख रहा है, करके भी सीख रहा है। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वो कैसा होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यूटिलाइजेशन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए। यूटिलिटेरियन है ये, यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए, उसकी उपयोगी होना चाहिए। TLM ऐसा हो जो भविष्य में उपयोगी हो, यानी कि ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जो आप आज पढ़ा रहे हैं, आज तो उपयोगी हो ही हो, उसके साथ साथ मान लो आपको इन फ्यूचर किसी को पढ़ाना हो, तब भी वो चैप्टर जो है यूजफुल रहे, तब भी वो टॉपिक उतना ही यूजफुल रहे।
तो ऐसा टीएलएम हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है, उपयोगी है। मान लो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही टॉपिक मुझे बाद में किसी को पढ़ाना पड़े, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट तो आपके लिए यूजफुल है, इन फ्यूचर मैं किसी को पढ़ाऊंगी तो वहां भी क्या हो, वो यूजफुल हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जैसे आप टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं, तो आपने आज की क्लास में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई है वो नेक्स्ट क्लास में जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भी यूजफुल होनी चाहिए। तो ये क्या होंगे, ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे लिए क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए उसकी, वो यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सिलेक्टेड। अब यहाँ पर आपको, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लिया है उसको आपको कैसे सिलेक्ट करना है, उसका चयन आपको कैसे करना है। तो टीएलएम जो है वो सबसे पहली बात है अच्छे से सिलेक्ट होना चाहिए, अच्छे से चयन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे चूज करेंगे, तो सिलेक्शन जो है वो कुछ अलग अलग तरीके से होता है, जैसे रेंज के अकॉर्डिंग हो, यानी कि कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रेंज की बात हो रही है तो हम कहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल है, यानी कि आपके आसपास में वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं भी। ठीक है, इसके बाद कवरेज, यानी कि जो टीएलएम हम सेलेक्ट कर रहे हैं वह जो टॉपिक हमको पढ़ाना है उस टॉपिक को मैक्सिमम कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम कहीं भी ऐसे ही कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल उठाकर ले आए तो वो क्या हो, कवरेज वाला हो, यानी कि पूरे सिलेबस को कवर करे, उस मैक्सिमम टॉपिक को कवर करे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टीचेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाने योग्य होना चाहिए, और लर्न एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सीखने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सिलेक्शन करना होगा हमें कि वो पढ़ाने के भी योग्य हो, वो सीखने के भी योग्य हो, वो पूरे के पूरे टॉपिक को कवर भी करे। ठीक है, इसके साथ साथ उसकी रेंज भी हो, इसके साथ साथ वो वहां पर अवेलेबल भी हो। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आपको जब चूज करना होगा तो अब आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेंज के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे, अवेलेबल है या नहीं है, कवरेज कितना कवर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ वो टीचेबिलिटी है या नहीं है, लर्न करने योग्य है या नहीं है। तो ये सब किस में आता है, आपके सिलेक्शन में आता है। ठीक है, इसके बाद है ईज एंड हैंडलिंग। मैं तो चाहती हूँ आप सभी की जॉब लगे। ठीक है, जो पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी मेहनत करते हैं, उन सबकी जॉब लगनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, ईज एंड हैंडलिंग, यानी कि वो कैसा हो, आसान हो और हैंडलिंग हो। ठीक है, तो टीएलएम यूज करने में कैसा होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए कि हम उसको इजीली यूज कर पाए। उसे हैंडल करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो इजी हो और हैंडलिंग हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर 7 पॉइंट मैंने लिखा है, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। अब जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इजी से पॉइंट है, ये तो हम एग्जाम में यूं ही कर देंगे, हमें तो इसका पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कैसा टॉपिक्स है, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कई बार लगता है हमें। बट जब हम इसको एग्जाम में करते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि ये इजी है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सेम टाइप्स की लाइन पूछी जाती है और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा होना चाहिए, पता नहीं ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ज्यादा मतलब महंगा हो या ना हो। तो ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। तो इसीलिए जरूरी होता है कि हम यहाँ पर इनको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर किसी भी कंसेप्ट को हम ये ना माने कि बहुत आसान है, इसको हम ऐसे ही कर देंगे। आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, फिर उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जहां से जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिले, कोई भी बुक ले लो, कुछ भी ले लो, वहां से सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर दो। हर सब्जेक्ट में आपको यही रूल फॉलो करना होता है, जहां से भी जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको सोल्व करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीएलएम है वो पर्पसफुल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उद्देश्यपूर्ण हो। टीएलएम जिस पर्पज के लिए बना है उस पर्पज की क्या उसमें प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए हम उस टीएलएम को यूज कर रहे हैं उससे उस पर्पज की मतलब वो पर्पज हमारा वहां से पूरा हो जाए। टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से क्या हो, वो रिलेटेड हो। इसके साथ साथ अभी मैंने आपको बताया था वो हमारी सेंसेस को डेवलप करेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं हो, मतलब बहुत महंगा टीएलएम हम यूज नहीं करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीएलएम महंगा लेना है, सस्ता लेना है। तो टीएलएम बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। टीएलएम ऐसा होना चाहिए जो आपने कम्युनिटी से लिया है। मान लो कोई वेस्ट चीज है, उससे भी हम हमारा टीएलएम बना सकते हैं। तो टीएलएम
कम्युनिटी बेस होना चाहिए, जो हमारे समुदाय से हमें आसानी से मिल जाए और बहुत ज्यादा महंगा ना हो। तो टीएलएम वेस्ट चीज से भी बना सकते हैं, तो ऐसा टीएलएम हमको यूज करना है जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे उद्देश्यों से संबंधित हो, क्योंकि जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको पता है जो भी लेसन हम पढ़ाएंगे उससे हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इसीलिए जो टीएलएम हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कॉन्टेक्सचुअल की। तो कॉन्टेक्सचुअल की बात करेंगे तो कैसा होना चाहिए, संदर्भ आधारित हो, ये ऐसा टीएलएम जो परिस्थिति पर आधारित हो, जिससे बच्चे अपनी लाइफ से क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। तो वो कैसा हो, रियल लाइफ से जोड़ने वाला होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्टेक्सचुअल के बारे में। तो ये कैसा हो, संदर्भ आधारित हो, सिचुएशन पर बेस्ड हो, जिस सिचुएशन पर हमें यूज करना है वैसा हो, साथ साथ बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़े, ठीक है। तो कॉन्टेक्सचुअल हुई वो। यहां तक आ गया समझ में। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई हैं टीएलएम की, टीएलएम हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे के सारे याद रख लेने हैं जितने मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, टीएलएम हमारा सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रेडिड होना चाहिए, ठीक है। ग्रेडिड के बाद वो अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव के साथ साथ इफेक्टिव हो, यूटिलिटेरियन हो, सिलेक्टेड हो, ठीक है। सिलेक्शन कैसा होना चाहिए उसका, इजी हो हैंडल करने में, उससे बच्चे की सेंसेस बने, पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए और साथ साथ वो कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए, ठीक है। आ गया यहां तक का समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। टीएलएम जो है, अब हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो 3 टाइप से होता है। सबसे पहले जैसे ऑडियो होगा, फिर विजुअल होगा एंड ऑडियो विजुअल होगा, ठीक है। तो ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो का मतलब होता है श्रव्य, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास पहले जैसे रेडियो आते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे, उन्हें हम क्या करते थे, न्यूज सुनते थे उनमें से, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ऑडियो थे वो हमारे। तो ऑडियो टीएलएम था वो। इसके साथ साथ जैसे विजुअल है, जिसे बच्चा देखकर सीख सकता है, ओनली देखने से रिलेटेड होगा वो, सुनने से रिलेटेड उसमें नहीं होने वाला है। इसके बाद है ऑडियो विजुअल, यानी कि जिसमें उसकी दोनों सेंसेस काम करेंगी, वो ईयर्स और आईज दोनों सेंसेस का यूज करेगा, सुनकर और देखकर सीखेगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद टीएलएम के बारे में हम जान लेते हैं। यहां पर मैंने टीएलएम के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके समझ विकसित करने में, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है जिनके बारे में आपने सुना होता है, बट फिर भी आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमने इसको कहां पर सुना था, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम जान लेते हैं ऑडियो के बारे में। सबसे पहले हम ऑडियो जो सुनने वाले होते हैं उन टीएलएम के बारे में जानने वाले हैं। तो ऑडियो में आप यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो में टेलीफोन आता है, इसके साथ साथ है लिंगाफोन। लिंगाफोन जो होता है वो भी एक तरीके से मतलब ऑडियो श्रव्य सामग्री होती है। तो एक बार आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आप इसका इमेज पाएंगे एंड देन आप उसको याद भी रख सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करके लिंगाफोन के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद हम ग्रामोफोन की बात कर लेते हैं। तो ग्रामोफोन की बात कर लेते हैं तो ग्रामोफोन भी जो है ये भी आपका ऑडियो सामग्री होती है। अगर हम पॉडकास्ट की बात करते हैं, वैसे तो पॉडकास्ट आजकल आपको देखने को मिलेंगे ऑडियो विजुअल हो गए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी आप पॉडकास्ट देखते हैं, बट ऑडियो टाइप के भी पॉडकास्ट होते हैं, तो ये पॉडकास्ट ऑडियो में भी आते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको, और इसके साथ साथ ग्रामोफोन के बारे में भी आप जान चुके होंगे, तो अब आप इसको याद रख पाएंगे कि ये कैसी सामग्री है, हमारी ऑडियो सामग्री है, यानी कि हमारी श्रव्य सामग्री है जिसको हम सुन सकते हैं। तो इसमें टेलीफोन है, लिंगाफोन है, ग्रामोफोन है और साथ साथ पॉडकास्ट को भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विजुअल की, यानी कि दृश्य सामग्री की, तो यहाँ पर जो विजुअल है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में जैसे टीवी आता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। ऑडियो विजुअल आपको अपने आसपास भी दिख जाता होगा और इसको आप इजीली टिक भी कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो जो विजुअल वाला है ना, इसके 3 टाइप है। तो विजुअल 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले प्रिंट होगा, नॉन प्रोजेक्टेड होता है और प्रोजेक्टेड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट वाले की। प्रिंट का मतलब होता है मुद्रित, जो कि छपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर किस में आता है, उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते न्यूज़पेपर को देखकर आप उसे पढ़ेंगे और उसे देखकर पढ़ेंगे तो विजुअल में हम इसे काउंट करते हैं।
ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैगजीन्स को देख सकते हैं। मैगजीन्स ऐसा तो नहीं है आपके साथ बातें करने लगेंगी या आपको कुछ बोलकर पढ़कर अपने आप सुनाने लगेंगी। तो मैगजीन्स किस में आती हैं, आपके यहाँ पर विजुअल्स में ही काउंट होते हैं। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री, जैसे आपने देखा होगा कुछ आपको सप्लीमेंट्री बुक्स मिलती हैं, ठीक है, सहायक बुक्स मिलती हैं, तो ये भी किस में आती हैं, आपके विजुअल में आती हैं। जैसे आप कुछ केस स्टडीज पढ़ रहे हैं किसी की, या आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा, आपके वो सब आता है आपके यहाँ पर विजुअल में। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किस में हूँ, ऑडियो विजुअल मोड में हूँ, लेकिन यही पीडीएफ जब मैं आपको दूंगी तो अब आप कौन से मोड में हो जाएंगे, विजुअल मोड में हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप ओनली उसे रीड कर पाएंगे, वहां पर मैं आपको बोलकर नहीं पढ़ाऊंगी, तो वो ऑडियो विजुअल में नहीं बल्कि विजुअल में ऐड होगा, ठीक है। तो यहां तक आया होगा आपको समझ में। तो यहाँ पर ये विजुअल का टाइप है और ये प्रिंट का टाइप है, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको जो नॉन प्रोजेक्टेड होता है इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D में वो आता है जिसको हम किसी भी, जैसे हम जिसको ड्रॉ कर सकते हैं एक तरीके से, या मतलब 3D वो होता है जिसको हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते, या फिर हम जैसे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको 3D इमेज बोल देते हैं, जिसका पूरा का पूरा व्यू हम नहीं दिखा सकते। जैसे आपने देखा होगा क्यूब होता है, क्यूब की एक साइड नहीं शो होती, ठीक है, वो 3D इमेजेस में जाता है। जैसे मॉडल है, ठीक है, वो अगर हम बनाते तो उसकी एक साइड नहीं शो होगी। वैसे 2D होता है जिसकी मतलब सभी साइड्स हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, जैसे पोस्टर्स बनाते हैं, मैप्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं, सारे 2D में आते हैं। फेलेनल बोर्ड है। अब पूछेंगे फेलेनल बोर्ड क्या होता है। ये वो बोर्ड होता है, आपने देखा होगा स्कूल में ग्रीन कलर का बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पर हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई स्कूल में वो बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पर फोटोज वगैरह लगी रहती है कि हमारे स्कूल में ये फंक्शन हुआ, तो मतलब कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेलेनल बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद डायग्राम्स बना सकते हैं, तो वो किस में आता है, 2Ds में आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की, बुलेटिन बोर्ड की, तो ये सब किस में आते हैं, 2D में आते हैं, और ये ओनली विजुअल के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, विजुअल के पार्ट्स हैं और 2D में आते हैं। तो 2D में क्या क्या है, चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, मैप्स है, ग्राफ्स हैं, फेलेनल बोर्ड है, डायग्राम्स हैं, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है और बुलेटिन बोर्ड है। आ गया समझ में यहां तक का। इसके बाद अगर हम 3D की बात करेंगे, नॉन प्रोजेक्टेड की बात कर लेते हैं, तो ये 3D जो है वो किस में आएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में रहने वाला है। यानी कि जिसे स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते हम, जिसे पर्दे पर नहीं दिखा सकते, वो किस में शो होता है, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस में आएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे इसमें मॉडल्स होते हैं, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रियल थिंग्स का रिप्रेजेंटेशन होते हैं मॉडल्स। आपको स्कूल में भी कई बार मॉडल्स बनाने को मिले होंगे, तो ये किस में आएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है और ये 3D होता है, ठीक है। ग्लोब की बात करते हैं, तो ग्लोब का हम यूज करते हैं, तो ग्लोब को जब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरे को पर्दे पर नहीं बना सकते, तो ये क्या होता है आपका, इसका यूज कर सकते हैं, तो ये किसमें है, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है। जैसे पपेट है, पपेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोई स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन भी नॉन प्रोजेक्टेड में आता है। ये डायोरेमा जैसा होता है, ठीक है, जैसे आपने कोई रियल थिंग है उसी का एक छोटा सा पीस होगा, ठीक है, तो डायोरामा जैसा होता है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को छोटा रूप दे देना, वो किस में आएगा, स्पेसिमेन में, और डायोरामा भी बोल देते हैं उसे। डायोरामा अलग होता है, स्पेसिमेन अलग होता है, बट दोनों एक जैसे से होते हैं। मोकअप की बात करते हैं तो मॉडल जैसा होगा ये। डायोरामा की बात करते हैं तो ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन उसी की हम जो छोटा सा ताजमहल ले आएंगे तो वो किस में जाएगा, डायोरामा में जाता है। जैसे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का एक छोटा रूप हमारे घर ले आते हैं, तो वो किस में जाता है, डायोरामा में जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद है होलोग्राम। होलोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब टेक्निकल थिंग्स होती हैं, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जहां पर लाइट पड़ेगी वहीं दिखाई देगा, वहीं पर इमेज बनेगी। तो होलोग्राम जो है बहुत कम स्कूल में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई फाई स्कूल होंगे जहां पर ये कोई यूज किया जाता होगा। तो होलोग्राम वो होता है जहां पर लाइट में कोई इमेज दिखती है, तो वो किस में आता है, होलोग्राम में आता है। और ये सब किसके पार्ट है, विजुअल का नॉन प्रोजेक्टेड पार्ट था। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रोजेक्टेड में है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड में है, कौन सा प्रिंट में है, कौन सा विजुअल है। तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से ही करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है ये पेपर में जब हम बैठेंगे तो हमारे दिमाग में, मुझे पता है, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हम इसको आते हुए को भी गलत कराते हैं कि पता नहीं हमने प्रोजेक्टेड में पढ़ा था या नॉन प्रोजेक्टेड में पढ़ा था।
पता नहीं मैंने इसको विजुअल में पढ़ा था या ऑडियो विजुअल में पढ़ा था। तो ये ऐसे नाम है जिसमें हमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसको आप अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार मैं आपको रीड भी करा देती हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर 3D में बताया है मॉडल्स, ग्लोब, पपेट, स्पेसिमेन, ठीक है। इसके साथ साथ मॉकअप, डायोरामा, होलोग्राम, ये सब किसमें है, नॉन प्रोजेक्टेड के पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब हम प्रोजेक्टेड की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड जो होता है, अभी मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्टेड के बारे में भी। तो प्रोजेक्टेड की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, किसी भी चीज को हम जब पर्दे पर प्रस्तुत कर देते हैं, स्क्रीन पर दिखा देते हैं, तो किस में शो होता है, प्रोजेक्टेड में आता है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर है स्लाइड होती है, स्लाइड किसका पार्ट है, प्रोजेक्टेड का हिस्सा है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रिंट होगा, फिर नॉन प्रोजेक्टेड होता है, एक हमारे पास प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्टेड की बात कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को जब हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं तो प्रोजेक्टेड में जाती है, ठीक है। इसमें जैसे स्लाइड होता है, स्लाइड को हम किस में शो कर सकते हैं, मतलब पर्दे पर दिखा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो स्लाइड्स की फॉर्म में आते रहते हैं। जैसे आप कॉलेज वगैरह में पढ़े होगे तो आपने देखा होगा, आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो स्लाइड की फॉर्म में चलती रहती है, तो वो प्रोजेक्टेड होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऊपर मैंने शायद आपको ये बता दिया था, 1 सेकेंड, ये 2D बताया था। तो नॉन प्रोजेक्टेड है, इसको हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते। ये सारे के सारे दोनों ही सेम है। तो जैसे चार्ट्स, पोस्टर्स, ये सारे क्या है जिसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। तो ये बस इसमें 2D शेप और 3D शेप में ये अंतर है कि जो 3D होती है, जो 3D शेप्स थी वो मैंने बताई थी स्क्रीन पर शो नहीं करेंगे। जैसे चार्ट्स वगैरह होते हैं, मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये सारे किसका हिस्सा है, नॉन प्रोजेक्टेड का हिस्सा है, बट ये 2D में आते हैं और ये 3D में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड की, जिसको हम पर्दे पर शो कर सकते हैं, जैसे स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स में हमें सुनने का काम नहीं होता, ओनली स्लाइड्स चलती रहती है और उसे हम देखते रहते हैं। इसके बाद एपिसियोडिक की बात होती है, यहाँ पर किसी भी चीज को स्क्रीन पर शो करना, ठीक है। जिसको हम शो कर देते हैं वो किस में आता है, एपीडियस्कोप में आता है। जैसे मैजिक लैंटर्न है, ये कैमरे जैसा होता है। तो मैजिक लैंटर्न जो है ये किसका पार्ट है, प्रोजेक्टेड का हिस्सा है, ये कैमरे के जैसा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मैजिक लैंटर्न किस में जाएगा, तो आप क्या टिक करेंगे, प्रोजेक्टेड का पार्ट है। OHP की बात कर लेते हैं, इसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसमें वो काउंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर एक लाइट सी होती है और नीचे शीट्स होती हैं, ठीक है। तो उन शीट्स पर लगाकर मैं पेन से कुछ लिखती जाऊंगी और वो आपको स्क्रीन पर शो होता जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास अगर पेन टैब होती तो मैं क्या करती, उस पेन टैब पर लिखती रहती, ऐसे लिखती और आपकी स्क्रीन पर शो होता रहता। जैसे मान लो मैं यहाँ पर भी लिख कर दिखा रही हूँ, आप देखो अब आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, बट इसको हम OHP नहीं कह सकते। लेकिन ये OHP अलग होता है। जैसे शीट्स लगाकर शीट लगाएंगे और उस पर हम कुछ लिखेंगे और वो किस पर जाएगा, आपके स्क्रीन पर शो होगा। तो किस में आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर में आएगा, पेन टैब के जैसा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टेड का पार्ट है। स्लाइड प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया स्लाइड प्रोजेक्टर होगा। फिल्म स्ट्रिप्स होती है, जैसे आपने पुराने कैमरे देखे होंगे, कैमरे में वो ब्लैक कलर की एक पट्टी सी होती थी जिसपे हमारी फोटो दिखाई देती थी, तो 1 बाय 1 वो स्ट्रिप चलती रहती थी। हम वो खिलौने वाला कैमरा लेकर आते थे जब हम छोटे होते थे, हमें शौक होता था उसका, तो वो किस में जाता था, वो भी किसका पार्ट है, आपके प्रोजेक्टेड का पार्ट है। इसके साथ साथ माइक्रो कार्ड्स होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्टेड के हिस्से हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रोजेक्टेड में हमने पढ़ा है स्लाइड पढ़ा, ठीक है, एपीडियस्कोप पढ़ा है, मैजिक लैंटर्न पढ़ा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर पढ़ा है, स्लाइड प्रोजेक्टर पढ़ा है, फिल्म स्ट्रिप्स होती है, माइक्रो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रोजेक्टर के पार्ट है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और अगर मान लो आपको लगता है आपको कंफ्यूजन है तो 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्रिंट, नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, ये सारे किसके पार्ट थे, विजुअल के पार्ट थे, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2D में और 3D में। प्रोजेक्टेड हमारा रह जाता है अलग से, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी, आपने मतलब ध्यान से सुन ली होगी। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आई है या आपको लगता है आपको दोबारा देखने की नीड है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इनको बस याद करना है आपको, ठीक है ना।
याद करेंगे तभी एग्जाम में आप इसको मतलब सॉल्व कर पाएंगे। थोड़े से याद करने का टाइप का टॉपिक है ये। जैसे 2D में इसको कौन सी है, 3D में क्या आता है, प्रोजेक्टेड में क्या आता है, नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आता है, प्रिंट में क्या आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की नीड है बस। बाकी मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, आप एक बार करेंगे आपको हो जाएगा याद। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।